बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। और कई बार वो घटनाएं जिनको दुनिया इत्तेफाक कहती है, संयोग कहती है, जिनको सेरेंडिपिटी का नाम दिया जाता है, वो खास तौर पे तब समझ में नहीं आते जब कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहां क्या हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान में आप जानते हैं कितनी भीषण लड़ाई चल रही है, और ऐसे में दोनों ही जगहों पर भूकंप का आना, क्या यह सीस्मिक एक्टिविटी है? क्या यह वाकई भूकंप है? या दुनिया जिस बात से डरती है कि भूकंप के ही जैसा तब एहसास होता है जब कहीं पर परमाणु परीक्षण किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, किसी बॉम्ब का परीक्षण होता है। इस समय जबकि दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कितनी भीषण जंग, और वो जंग और भीषणतम होने की तरफ जा रही है जबकि इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया कि असल में तो और बड़े हमले की जरूरत है। ऐसे में दोनों ही जगहों पर, वो अमेरिका हो या फिर ईरान हो, और ईरान तो आप जानते हैं उसके बारे में खुफिया एजेंसियों का यह दावा रहा है कि वो तो बॉम्ब बनाने से बस 1 हफ्ते की दूरी पर है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है, और इसको 90% करना यह वक्त की बात है। तो क्या वाकई उसने बॉम्ब बना लिया, और क्या उसका इस्तेमाल भी आने वाले दिनों में इस जंग के दौरान देखने को मिल सकता है? यह दुनिया का सबसे बड़ा अंदेशा है। पहले ये खबर देखिए, फिर इस महत्वपूर्ण पहलू को भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ईरान जंग का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल का हमला जारी है। इजरायली बमबारी से धुआं धुआं हुआ बुशहर में इजराइल ने जोरदार स्ट्राइक की है। बुशहर की तस्वीरें असल में ईरान के अलग अलग इलाकों से, ईरान की अलग अलग जगहों से, जहां स्ट्रैटेजिक टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, और इस बार बारी थी बुशहर की। और बुशहर में जिस तरीके से यहां आप देख रहे हैं ये बमबारी हुई है, और उसके बाद ये उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि ईरान के लिए इस समय के हालात कितने मुश्किल भरे हैं। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल के बेरशेबा में, ईरान में इधर अगर बुशहर में ऐसा हुआ तो उधर इजराइल में क्या चल रहा है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। इजराइल के बेरशेबा में ईरान का अटैक हुआ है। बेरशेबा टेक्नोलॉजी पार्क पर गिरी मिसाइल। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास यह धमाका हुआ है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने बनाया निशाना। यहां देखिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, इस बात के दावे के बावजूद कि पूरी दुनिया में जिसके पास सबसे मजबूत एयर डिफेंस है, आयरन डोम है, वो है इजराइल। इस बात के इस सच्चाई के बावजूद कि एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, 20,000 से 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा देश है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें किस तरह कहर बरपा हो रही हैं। इजराइल के पेटा टिकवा पर अटैक हुआ है। अटैक से पेटा टिकवा में बड़ा नुकसान हुआ है। ये है पेटा टिकवा। वहाँ बेरशेबा में जैसा मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण इमारतें हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। वहाँ पर बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास ये धमाका हुआ। जून 2025 में भी बेरशेबा वो जगह थी जिसको ईरान ने निशाना बनाया था, और यहाँ पर आप एक बार फिर देख रहे हैं बेरशेबा के बाद पेटा टिकवा की तस्वीरें। पेटा टिकवा में किस तरीके से पैनिक देखने को मिला, एयर रेड सायरन बज रहे हैं, और कैसे वो इलाका, वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर मिसाइल गिरी है वो तो खैर डैमेज हुआ ही है, लेकिन पूरे इलाके में कैसा पैनिक है यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ तड़के हुए कांच, टूटे हुए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से ईरान का गुस्सा इन जगहों पर बरस रहा है। तेहरान में क्या चल रहा है जरा देखिए। दोनों तरफ बारी बारी मैं इसलिए बताता जा रहा हूं कि विध्वंस किसी जगह को नहीं छोड़ रहा है। तेहरान में इजराइल का विध्वंसक हमला, राजधानी तेहरान लगातार दहलाई जा रही है, और यहां देखिए एक बार फिर विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली हमले में जमींदोज हो गई है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये देखिए एक बहुमंजिला इमारत है जो किस तरीके से भरभरा कर गिरी है। यहाँ पर आपको अभी वो जगह जिनको आइकॉनिक माना जाता है तेहरान के हिसाब से, इनमें से कई यूनेस्को की धरोहरें भी हैं, उनका क्या हाल है अभी तक इस बारे में पता नहीं चला है। जिनमें से आप जानते हैं आज़ादी टावर भी है, जिनमें से वहाँ के 2 महत्वपूर्ण पैलेसेस भी हैं। ये वॉर किस तरफ जा रहा है, आज जिस तरीके के इशारे मिले हैं, आपको मालूम है अमेरिका और इजराइल दोनों ने कहा कि और बड़े हमले की आवश्यकता थी। मामला किधर जा रहा है? बड़ा हमला, इससे तात्पर्य क्या है? अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे तो जो एंड गोल है रिजीम चेंज का वो कैसे हो पाएगा? और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या किसी और डेडली वेपन के बारे में इजराइल और अमेरिका की तरफ से सोचा जा रहा है? वो डेडली वेपन क्या हो सकता है? और वो डेडली वेपन ईरान के संदर्भ में जिसके अंदेशे जताए जाते रहे, जो कहा जाता रहा कि अलग अलग नामों से अपने प्रोजेक्ट को, परमाणु बम बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को ईरान चलाता रहा है, चोरी छुपे चलाता रहा है, और वो बम बनाने के बहुत करीब था, क्या वो भी डेडली वेपन बना चुका है? अगर बना चुका है तो बटन किसके पास है? और क्या आने वाले दिनों में दुनिया का यह अंदेशा सच हो सकता है
क्या वो हो सकता है जो असल में जापान के बाद कहीं देखने को नहीं मिला कि कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो, क्या है वो दुनिया में एक बार फिर होता हुआ देखने को मिल सकता है, या ये अभी केवल दुस्वप्न है, ये सच नहीं होगा? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आइए जल्दी से उनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ आज जनरल मेस्टन आज की शाम इस चर्चा में है। जनरल मेस्टन, बहुत स्वागत है आपका। जनरल सिन्हा हमारे साथ इस चर्चा में लगातार हमको इनपुट्स दे रहे हैं, और प्रोफेसर अमिताभ भी विदेश मामलों के जानकार, शुभदा चौधरी जो कि मिडिल ईस्ट के मामलों के खास तौर से विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले ये खबर देखिए कि तेहरान में बासिज फोर्सेस पर विनाशक हमला हुआ है। बासिज फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हुआ है। यहां पर खबर आपके सामने, धमाकों में पूरी तरह तबाह हो गया कंपाउंड। स्थानीय नागरिक ने हमले का वीडियो बनाया है। आईआरजीसी के अलग अलग जगहों पर जो ठिकाने हैं, यहां बासिज फोर्सेस का जो ठिकाना है उसको निशाना बनाया गया। हर वो संभव जगह और संभव ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय ईरान की मजबूती हो सकता है उसको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी से महाविनाश की स्थिति है। तेहरान में हमलों का सबसे भयानक वीडियो सामने आया, आपके लिए यहां दिखा रहा हूं मैं। अमेरिका इजराइल के हमलों से दहल गया है सेंट्रल तेहरान, खासतौर से जो केंद्रीय तेहरान है उसकी हालत बहुत खराब। धमाकों में एक साथ कई इमारतें यहां जमींदोज हुई हैं। जरा यहां की स्थितियों को समझिए, इन तस्वीरों को देखिए और इन आवाजों को सुनिए। और ये पूरा मामला जा किधर रहा है? देखिए, साफ जाहिर है कि ये जो भी अभी आपने दिखाए हैं दृश्य, पहली बात मैं बात करूंगा, ये जो ईरान में अटैक्स हो रहे हैं, जाहिर है कि आईआरजीसी और बासिल, ये जहां पर भी इन्होंने अटैक किए हैं, और ख़ासकर इनके लॉन्चर साइट्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और साथ में ड्रोन्स में। देखिए, सवाल ये उठता है कि ईरान को पहले दिन ही स्टार्ट पॉइंट पे झटका मिला था कि वो लोग एक बिल्डिंग में एकत्रित थे और वहाँ उनके सुप्रीम लीडर और 40 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए थे। उसके बाद उनको पैटर्न पता है कि ये जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए हानिकारक हैं, हर प्रकार के हेडक्वार्टर्स। सवाल उठता है, बिल्डिंग तो गिर रही है, डैमेज हो रही है, उसके अंदर क्या आईआरजीसी के या जो भी हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं वो हैं कि नहीं? मेरे को लगता है कि देखिए, लॉजिक तो ये बोलती है कि वो वहाँ पर कोई अंदर होना ही नहीं चाहिए। अभी ये लोग बिल्कुल तितर बितर होके अलग अलग छोटी छोटी जगह में होंगे। इनके पास कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी इन्होंने कुछ नेटवर्क किया होगा, हो सकता है चाइनीज ने इनको मदद की होगी। इनके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है अलग अलग जगह में और ज़्यादा हरकत नहीं करना और किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए बात करना। वो इंस्ट्रूमेंट क्या मेरे को नहीं पता है, हो सकता है चाइना ने कुछ दिया होगा। और अगर ये बार बार वही गलती कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो फिर इनका बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ तक ये लॉन्चर्स वगैरह का डिस्ट्रक्शन है, वो भी एक बड़ा इरादा है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का। लॉन्चर्स के लिए इनको रिलायबल इनपुट अमेरिकन को कहां से मिल रही है? सैटेलाइट के जरिए। आपको पता है इनको रियल टाइम इमेजरी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है, और साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो वर्ल्ड में बेस्ट अमेरिकन की है, तो वो मिल रहा है। लेकिन जब वो इनपुट मिल रही है रियल टाइम, उसको फिर डिस्ट्रक्शन के लिए इनके पास एसेट्स होने चाहिए, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स जो भी हैं, ठीक है। लेकिन वो कितनी तुरंत कर सकते हैं? क्योंकि ये भी जो लॉन्चर्स है ये शूट और स्कूट है। ये जो आप बात बता रहे हैं सर, खासतौर से चाइना की तरफ से मदद तो मिली है। ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे कार्गो प्लेन्स पहुंचे हैं अधिकृत रूप से, जिनको कंफर्म नहीं किया जा सकता। यह भी बताया गया है कि इनमें से वो डिवाइसेस जिससे पता चलता है, जिसको ऑन करके आप देखते हैं, जो फ्लाइट रेडार जिसको ट्रैक करता है, वो ट्रैक नहीं हो पाए हैं। लेकिन ईरान में गुमनाम जगहों पर ऐसी फ्लाइट्स लैंड की हैं जो रशिया और चाइना से वहां जाकर लैंड की हुई बताई जाती हैं, और उनसे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं बीते दिनों। यह भी कहा जाता है कतर से बात हुई है, ओमान से बात हुई है, सऊदी अरब, इजराइल से बात हुई है, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन से भी प्रधानमंत्री ने बात की है। और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की इन बातों में वहां रह रहे भारतीयों के संबंध में चिंता जाहिर की गई है। और जाहिर है इस समय जिस तरह की अस्थिरता और अशांति मिडिल ईस्ट में है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। लेकिन अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। बेरूत, आप जानते हैं ये है लेबनान की राजधानी। अगर आप इजराइल और इन दोनों की स्थिति मैप में देखेंगे, नदन मोस्ट पार्ट से लगा हुआ हिस्सा आपको लेबनान का दिखाई देगा, और वहां बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला, अब तो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस अंदर दाखिल हो गई हैं लेबनान में। लेबनान कोर कमांडर की हत्या की कोशिश हुई है, दाऊद अली जादा की
हत्या की कोशिशें भी हुई हैं। अली ज़ादा जिंदा है या मुर्दा, इस बारे में पता नहीं। वहां पर एक के बाद दूसरा, यहां जिस तरीके से आप देख रहे हैं ईरान के संदर्भ में लीडरशिप क्राइसिस ना हो इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से कई प्लान बनाए गए हैं। और यहां पर ये जो ईरान का प्रॉक्सी कहलाता है बहुत मजबूत ना होने पाए, क्योंकि यहां से लगातार खास तौर से इजराइल के उत्तरी हिस्से को निशाना बनाया जा रहा है। हाइफा फोर्ट पर भी जो रॉकेट्स दागे गए हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उनका है, जो कि असल में यहां हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं, और इसलिए इस पर खास इजराइल की तवज्जो है। अगली खबर जो कि यूएई के फुजैरा पोर्ट से आ रही है, उस तरफ आपको ले चलूं। उससे पहले एक बार शुभदा के पास जाना चाहता हूं। शुभदा चौधरी, आपका एनालिसिस अभी तक के घटनाक्रम पर, और क्या दिखाई दे रहा है आपको निकट भविष्य में, अगले 4-5 दिनों में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 1 मिनट में? देखिए, पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। एरिया 52 जो नेवादा टोनोपा में है यूएस में, वहां 16 अर्थक्वेक्स आई हैं 2.5 मैग्नीट्यूड के 24 घंटे के अंदर यूएस में। उसके बाद दिमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की, उसको खाली करवा दिया गया है, वहां पे शायद अटैक हुआ है, इसकी न्यूज आई है, लेकिन इजरायली मिलिट्री सेंसर ने ये सब चीज को सेंसरशिप हासबरा के अंदर करके रखा हुआ है। तीसरा है 4.3 का अर्थक्वेक गेराश रीजन में जो सदर्न फार्स में आता है, वहां पे 10 किलोमीटर के डेप्थ पे आया गया है। अब बीरशिबा में अटैक क्यों किया गया? बीरशिबा जो है ये कैपिटल है नेगेव का, इजराइल का सबसे बड़ा सिटी माना जाता है। यहाँ पे सिग्नेट जो 8200 यूनिट है इजरायली इंटेलिजेंस का, वहां के हेडक्वार्टर्स है, मिलिट्री बेसेस है, साइबर इंटेलिजेंस सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं। आज पुरिम का दिन है, 3 मार्च। पुरिम जो है जूइश फेस्टिवल मनाया जाता है कि 75,000 जूस को, पर्शियन जूस को बचाया गया था ईस्थर द्वारा, जो जूइश प्रिंसेस थी। और इसको अब इस पूरे वॉर को रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है, एक तरफ से ईरान के द्वारा, दूसरी तरफ से पीट हेग्सेथ के द्वारा, कि ये आर्मागेडन यानी कि जो एंटी क्राइस्ट यानी कि बाइबल के एकदम एंड में जीसस के नेक्स्ट कमिंग के लिए ये वॉर अब जरूरी है। और एक तरफ से इसमें ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा रिलीजियस वॉर हो रहा है। जहां तक बात रही, हमारे 35 लाख इंडियंस यूएई में हैं, 25 लाख सऊदी में है, कतर में 10 लाख है, और कुवैत में 10 लाख है, आपने जो शुरुआत का हिस्सा अभी तक बताया है शुभदा, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। अगर आप आर्मागेडोन की बात कर रही हैं तो दुनिया के सामने न्यूक्लियर आर्मागेडोन ये बहुत बड़ा खतरा है। क्या आपने जो भूकंप की बातें और आर्मागेडोन की बातें कही हैं, आप क्या कुछ डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं? मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले यूएई के फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। ईरानी हमले के बाद आग लगी है, यहां देखिए फुजैरा पोर्ट की तस्वीरें। तीसरा सबसे बड़ा बंकरिंग हब यहां फुजैरा पोर्ट पर यूएई के, किस तरीके से हमला हुआ, ये बड़ा धुआं और ये बड़ी आग ये बताने के लिए काफी कि ये कितना बड़ा हमला है। अब जरा इन तस्वीरों को और ये जो डॉट्स हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या इनको कनेक्ट किया जा सकता है? अभी बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हो सकते हैं जिनको साथ में मिलाकर या आइसोलेशन में चीजों को समझने की कोशिशें चल रही हैं। जनरल सिन्हा, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, और क्या आप भी भूकंपों को इस समय सिस्मिक मानते हैं, ये भूगर्भीय गतिविधियां मानते हैं, या इस समय कुछ चल रहा है? देखिए दिनेश, 2 चीजें हैं जो आज एक स्टीव विटकॉफ का अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है। उनका कहना है कि 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत रखता है ईरान, और वो उसके नज़दीक है। रशिया से एक इंफॉर्मेशन आई है कि उनको फुल राइट है नॉट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, फॉर द न्यूक्लियर पीस पर पर्पस। और चाइना से भी एक बड़ा सख्त बयान आया है कि कोई उसको इंटरवीन ऐसे नहीं कर सकता है। तो देखिए, चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं न्यूक्लियर एस्पेक्ट में। जो नवादा की बात हुई, एरिया 52 की बात हुई, वहाँ तो जरूर 100% टेस्टिंग हुई है। अब क्या ईरान के अंदर में भी यह हुआ है? मेरे अनुसार शायद ये सच भी हो सकता है कि सदर्न इलाके में जो हुआ है, वो थार के इलाके में हुआ है, वो उनके न्यूक्लियर साइट नहीं बनाई गई है। तो इसको आप नकारा नहीं कर सकते। स्टीव विटकॉफ का बयान आया है, मेरा बयान नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो मैं देखता हूं, वो देख रहा हूं स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर में। स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने 4 दिन हो चुके हैं बंद होने, और हाकार मचना शुरू हो चुका है। यदि ये और 10 दिन रुक जाए ना, पूरे विश्व के अंदर तहलका मच जाएगा। और अभी तक, क्योंकि इसके 1 दिन पहले जो ऑपरेशंस इन्होंने शुरू किया 28 तारीख को, उसके 1 दिन पहले वहाँ पर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज रशिया, चाइना और ईरान कर रहा था। क्यों वो नहीं आ रहे हैं, मेरे को एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
और शायद अमेरिका डर भी रहा है, केवल टॉमहॉक मिसाइल्स वो अपने डिस्ट्रॉयर से फायर कर रहा है। वो ये भी कहता है कि नेवल एसेट्स को बर्बाद करना उसकी मेन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है इन स्टेट ऑफ हार्मोज। ये दो बड़ी चीजें हैं। ये तेहरान के ऊपर में गए, फायर किया, इसका कोई ज्यादा नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, बुशरैर की एक खबर आ रही है। बुशरैर में न्यूक्लियर प्लांट है जिसको रशिया चलाता था। 4 दिन पहले, लड़ाई के 4 दिन पहले उसको पूरी तरह खाली कर दिया है रशिया ने। तो बुशरैर एक धमाका जिसमें 4.5 रिक्टर स्केल में है, 10 किलोमीटर अंदर है, और केवल कोई सस्मिक उसके बाद जो आफ्टर शॉक आता है नहीं आया है। वो इंडिकेट कुछ करता है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। जनरल सिन्हा जो कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पर भूकंप की वजह से ये सिस्मिक एक्टिविटी कहीं नोट की जाती है, रिक्टर स्केल पर वो भूकंप की संदर्भ में निशान मिलते हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि आफ्टर शॉक्स उसको फॉलो करते हैं, मतलब बाद में भी कम तीव्रता के लेकिन झटके देखे जाते हैं। और इस तरह का झटका यहां पर नहीं देखने को मिला है। तो यहां हुआ क्या है, बुशहर के संदर्भ में क्या हुआ है? यहां न्यूक्लियर प्लांट चलाया जा रहा था, रशिया ने इसको खाली कर दिया, क्यों? और कई जगहों पर जहां हमले हो रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ हो? किस पर्पस के लिए रखा गया है ये पता नहीं, लेकिन क्या इस तरीके से वहां पर हमले की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है जिसको ये माना जाए कि ये एक्सीडेंटल डेटोनेशन है किसी चीज का? दुबई में ईरान लगातार हमला कर रहा है और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहां पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। जाहिर है इसका मकसद यह होगा कि पैनिक से लोग अफरा तफरी की स्थिति में ना आए, और उनके बीच में मैसेज भी देना कि आपकी लीडरशिप आपकी चिंता कर रही है, चिंता मत कीजिए, आश्वस्त रहिए, आप एकदम सुरक्षित हैं। प्रोफेसर अमिताभ, लेकिन मिडिल ईस्ट को इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस इसके पहले का नहीं है, खास तौर से इतने व्यापक तौर पर सफर करने का तो नहीं है। क्या चल रहा होगा, मनोदशा क्या होगी अभी इन तमाम देशों की? देखिए, आप तो दिखा रहे हैं अब तक क्या हुआ, मैं अब बताऊंगा अब क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अब तक देख रहे हैं अटैक चल रहा है, अब तक जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कतर ने, यूएई ने कह दिया है वी हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंड। अगर वो अटैक करते हैं ईरान पर तो क्या होगा भयावह स्थिति, आप सब समझ सकते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट अगर आप देखें तो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में 90% जो पानी आता है, पीने का पानी या नहाने का पानी जो कह लें, पोर्टेबल वाटर, वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर ईरान उस पर अटैक करे तो रियाद जैसे शहर को 1 सप्ताह के अंदर खाली करना होगा। और यही इसी तरह कमोबेश पूरे मिडिल ईस्ट में ये स्थिति है, इजराइल में ये स्थिति है। कहीं अगर ड्रोन से अटैक इनके डिसैलिनेशन प्लांट पे हुए, दूसरा या तीसरा कहें, हैक एक्टिविस्ट बहुत अब प्रोमिनेंट हो गए हैं ईरान में। इन्होंने पहले भी अरामको कंपनी के जो उनका वेबसाइट था उसको हैक किया था और उनको पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। तो ये 3 चीजें आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, इसकी व्यापकता बढ़ेगी और यूरोपियन स्टेट्स भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे फ्रांस ने कहा बेस यूज कर सकते हैं, ब्रिटेन ने कहा बेस यूज करते हैं, जर्मनी ने कहा हम ओपन हैं, साइप्रस जो है अपने फाइटर जेट्स और शिप्स भेज रहा है, ग्रीस भेज रहा है साइप्रस में, और तुर्की का भी एक पार्ट है जो टर्किश सिप्रियोट जहां रहते हैं वो आधा लगभग बटा हुआ है, 40% साइप्रस टर्की के पास है, टर्किश सिप्रियोट्स के पास 60% ग्रीक सिप्रियोट, और इनमें आपस में झड़प होती रहती है। अगर तुर्की पर अटैक होता है या साइप्रस पे अटैक होता है तो तुर्की और ग्रीस भी इन्वॉल्व होंगे। इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, जितना जल्दी इसको कंटेन कर पाए इजराइल और अमेरिका, और इजराइल ने अमेरिका। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, और आपने जो बताया कि समंदर के किनारे बसे हुए ये तमाम जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यहां पर तो सबसे ज्यादा पानी के लिए जब तक खारा पानी पीने लायक बनाकर दिया नहीं जाएगा, वो डिसैलिनेशन प्लांट अगर निशाने पर बना दिए जाएंगे, वहां की आबादी सरवाइव कैसे करेगी? और दूसरी बात यह कि हैकिंग के जरिए ये मामले को, आप जानते हैं ये साइबर एरा है, इसमें और किस तरफ लिया जा सकता है, और एक के बाद दूसरा मुल्क अगर इसकी जद में आता जा रहा है तो क्या बहुत जल्द, बेशक दुनिया माने नहीं, लेकिन क्या यह वर्ल्ड वॉर ही होने जा रहा है? दक्षिणी बेरूत में क्या हुआ है वो जरा दिखा देता हूं आपको। एक बार फिर से आपको लेबनान लिए चल रहा हूं। दक्षिणी बेरूत में इजराइल का जोरदार हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद बेरूत में तबाही दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमला बोला गया है। अब ये जो ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं, ये आप जानते हैं, इसमें हिजबुल्लाह का नाम लिया जाता रहा, हूती का नाम लिया जाता रहा, हमास का नाम लिया जाता रहा, और खास तौर से
जो शिया मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हैं इराक के अंदर, उनके बारे में भी चर्चा होती रही। जनरल मेस्टन, इसमें इस समय आपको कौन कितना अपनी भूमिका निभाता हुआ लग रहा है? क्योंकि ये तो ईरान के ऊपर असल में एग्जिस्टेंस का सवाल वाली लड़ाई चल रही है। ये जो प्रॉक्सीज कहे जाते रहे, इसमें कौन कहां दिखाई दे रहा है आपको फिलहाल? देखिए, जहां तक प्रॉक्सीज का सवाल है, मैं हिजबुल्लाह के बारे में बोलना चाहूंगा। इनको आपको पता है इजराइल ने काफी टैकल किया था, लेकिन क्या हिजबुल्लाह खत्म हुआ? उसका जवाब है नहीं, खत्म नहीं हुआ है, वो थोड़ा वीकन हुआ है। इसी प्रकार हमास ने जितनी भी लड़ाई कर ली अभी आपको पता और अभी पीस चल रही है, लेकिन हमास भी अभी काबिलियत रखता है, पूरा खात्मा नहीं हुआ है। और इसी प्रकार हुतीज के पास तो पूरी एफर्ट है। आज ही शायद उसने एक MQ-9 भी, एक रीपर ड्रोन को भी गिरा दिया है। तो ये तीनों प्रॉक्सीज अभी भी मतलब मैं बोलूंगा इफेक्टिव है, लेकिन ये खुमैनी के मरने के बाद ये री एनर्जाइज हो गई है। मतलब इनमें एक नई शक्ति, नई ऊर्जा आ गई है लड़ने के लिए, क्योंकि अभी इनके लिए सर्वाइवल का मामला है। और ईरान जो इनका बेसिक नर्व सेंटर है, उसके लिए ये लड़ेंगे। तो ये अभी इन लोग के लिए डू और डाई है। तो हमास क्या कर सकता है? हमास की छोटी छोटी टुकड़ियां निकल सकती हैं और इजरायलीज पे आइसोलेटेड अटैक कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सर, जिसको उतना ज्यादा गिना नहीं जाता, जिसका उतना जिक्र नहीं होता, खासतौर से नदर्न इराक में जो मिलिशिया ग्रुप हैं, वो जी जैसे वो मोबिलाइजेशन फोर्स है या इनका रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, वो तो खासा नुकसान पहुंचा रहा है। वो असल में एरबिल में जो कुछ किया गया है वो ज्यादातर उनकी तरफ से किया गया। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं, कुवैत में जर्मनी ने बंद किया अपना दूतावास। ईरानी हमलों के चलते जर्मन दूतावास बंद हो गया है। ये जल्दी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वक्त के आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। युद्ध के बीच में ईरान में भूकंप जिसका जिक्र किया जा रहा है वो आया है। ईरान के गिराश में भूकंप आया है। ये ईरान में 4.3 तीव्रता इसकी मापी गई है। तो क्या ये किसी न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से हुआ है या सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है? इसको लेकर विशेषज्ञ अपना दिमाग लगा रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ आइए। ईरान से जंग के बीच अमेरिका में भूकंप वो भी आया, उसका भी जिक्र आप यहां सुन चुके हैं। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर यह भूकंप आया, इसलिए आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। नेवादा में भूकंप से एटमी टेस्ट की अटकलें, अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक जताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, जिसके पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑलरेडी हैं, वो इस समय जब आग लगी हुई है तब कुआं क्यों खोदेगा? ये कुआं खोदने वाली बात अगर ईरान की तरफ से होती तो समझ में आता है। बहरहाल आगे लेकर चलता हूं आपको। हमले के बाद नतांज न्यूक साइट की पहली तस्वीर आई है। आप जानते हैं यहां पर ये नतांज और फोर्डो ये असल में एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, और इस्फहान जो है वो रिसर्च साइट है न्यूक्लियर को लेकर। तो यहां पर नतांज की पहली तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर में न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में नुकसान पहुंचा था। ईरान ने भी नतांज में नुकसान का दावा किया है। अब आगे अगली तस्वीर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां नतांज को आपने देख लिया। अब जरा अब अगर यहां पर ये कहा जा रहा है और जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा है कि असल में ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। ये एक र्यूमर है, सच लगने वाला र्यूमर, जिसको बहुत बार दोहराया गया और ईरान को उसका निशाना बना दिया गया, या वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब था। अगली खबर देखिए। ईरान हमसे बात करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त का बड़ा बयान, अभी का अपडेट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान हमसे बात करना चाहता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। ट्रंप ये असल में पिछले 3 दिनों में दूसरी बार दोहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। क्या वाकई ऐसी बात के लिए कोई कोशिश कर रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सुपरमेसी को साबित करने के लिए, देखिए जिस समय हम ये हमला कर रहे हैं उस समय भी ईरान हमारे पैरों पर पड़ा हुआ हमसे बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ये दिखाने की सिर्फ कोशिश है। ये भी क्योंकि ये साई ऑप्स का भी जमाना है। इस पर एक कमेंट बहुत जल्दी से जनरल सिन्हा का लेना चाहता हूं मैं। जनरल सिन्हा, क्या ये वाकई फोन जा रहे होंगे? क्योंकि अरागची ने भी एक समय ये कहा नहीं हम कोई बात नहीं करेंगे। उनकी तरफ से भी इंडिकेशन मिले थे कि अगर युद्ध के साथ साथ बातचीत चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार। देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो तैयार है कुछ दिन पहले, पर लारियानी ने कहा कोई बातचीत नहीं होगी, और एक्चुअली बातचीत नहीं हो रही है। और मेरे ख्याल से ये फेस सेविंग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप कि वो बात करना चाहते हैं, हम नहीं बात करना चाहते। इसके पहले वो कह रहे थे कि बातचीत होगी, लारियानी ने उनको नकार दिया। ये तो इसको तो कहीं हमें बहुत सीरियसली लेने की बात नहीं है। बातचीत होगी, क्या होगी बातचीत? लोग कहेंगे कि आप आ जाओ, पूरी की पूरी अमेरिका आकर के हम रिजीम को चेंज कर रहे हैं। रिजीम यदि चेंज कर रहे हो तो इतनी फायरिंग क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, ये आज के दिन में तो ये सवाल नहीं है कि कोई बातचीत होगी। बातचीत ये है कि वो डेस्परेशंस में फायर कर रहा है। और देखिए, थोड़ा पोलराइजेशन हुआ है। वांगी का पहला रिपोर्ट ये आया है, एक बयान
कि हम खड़े हैं ईरान के साथ, खड़ा होना, मगर यदि जमीन में, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बहुत सारे खेपें आ रही हैं जिसका कोई ये नहीं है, और ये तुर्कमेनिस्तान से होकर के आ रही हैं, ये है खबर। तुर्कमेनिस्तान के जरिए ये जो खेपें पहुंचाई जा रही हैं, इनसे ईरान को क्या मिल रहा है, और इन रिसोर्सेज के जरिए ईरान कितने दिनों तक ये सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले देश, जिसमें अमेरिका और इजराइल जानते हैं आप टॉप पर हैं, उनका सामना कर पाएगा। अब जरा एक महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूं शुभदा चौधरी, उसके बाद आपके पास आने वाला हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का एक छोटा संस्करण असल में यहां पर देखिए। फोर्डो में 6 बड़े क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं और 2 बड़े गहरे निशान हैं टनल एंट्रेंस के पास में, ये दिखाई दे रहे हैं। अंदर गंभीर नुकसान का अंदेशा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से यह जगह अब ऑपरेट करने के लायक नहीं छोड़ी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जरा नतांज की तरफ आ जाइए। यहां 2 नए गड्ढे नोट किए जा रहे हैं नतांज में। ये एक 5.5 मीटर गहरा गड्ढा है और दूसरा लगभग 3.2 मीटर। अंडरग्राउंड हॉल के ठीक ऊपर यह हमला किया गया है। यहां 3 इमारतें तबाह हुई हैं। अब जरा इस्फहान आ जाइए। 18 स्ट्रक्चर इस्फहान में नष्ट हुए हैं। सुरंग की जो एंट्री गेट है, जो टनल का एंट्री गेट है, वो क्षतिग्रस्त है और साइट पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए साफ हुआ है। जब पहले के इमेजेस को और अभी के इमेजेस को कंपेयर किया गया है तो ये तमाम चेंजेस यहां पर नोटिस किए गए हैं। अब कुछ एक और बात इसी से जुड़ी हुई आपके सामने रख देता हूं। ये जरा ये भी बहुत ध्यान से देखिए। पूरे मामले को समझने और आगे क्या होने वाला है इसका अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में क्या परमाणु विध्वंस वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यह क्यों कहा जा रहा है? खामनेई की मौत के बाद ईरान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल अगर वो बना चुका था, क्योंकि कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि दुनिया को पता नहीं है लेकिन ईरान ने तो असल में बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ईरान ने रूस की तरह कोई डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है क्या, जहां पर लोगों को लगे कि ये हाथ तो अब हरकत नहीं कर सकता, ये डेड हैंड है, लेकिन वो हाथ उसी समय एक्टिव हो, जिसके बारे में दुनिया अंदेशे में नहीं है और दुनिया के लिए वो खतरा पैदा कर दे। कोई सरफरा जनरल आखिरी दांव के तौर पर परमाणु हमला कर सकता है क्या? जिस यकीन के साथ कि 1 हफ्ते दूर है, और 1 हफ्ते दूर की बात 1 साल पहले से कही जा रही है कि बम बनाने से 1 हफ्ते दूर है, तो अगर ये बम कहीं कोई बना लिया गया, इस बात को अगर आप ध्यान में रखें तो क्या ये तमाम पॉसिबिलिटीज हैं? इजराइल का दावा परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया है और यहां मैंने आपको साइट्स दिखाई भी। अगर परमाणु ठिकानों से रेडिएशन लीक हुआ तो बगैर परमाणु बम के इस्तेमाल के कितनी बड़ी आबादी रेडिएशन की चपेट में आ जाएगी। चेरनोबिल में कोई बम तो नहीं फोड़ा गया था, लेकिन आपको याद हुआ होगा कितनी बड़ी तबाही वहां बर्पा हुई थी। क्या यह ईरान के लिए और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए बगैर बम फोड़े एक बहुत बड़े खतरे का ऐलान है? अगली खबर देखिए। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है, देश अभी ठप नहीं हुआ है। पेजेश्कियान ने कहा, हालात मुश्किल हैं लेकिन हम रुके नहीं हैं, सभी गवर्नर के संपर्क में हूं, सभी गवर्नर्स मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, पेजेश्कियान ने कहा। मसूद पेजेश्कियान, मोहसिनी और अरागी, यही वो 3 महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस समय जो एंटरिम काउंसिल है उसको चला रहे हैं। अब अगली खबर देखिए। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में ईरान, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की न्यूक्लियर तैयारी चल रही है। IRGC इस टर्बुलेंस के दौर में भी बनाएगा परमाणु हथियार, ये कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यूरोप के हवाले से ये बड़ी खबर कि इस दौरान जबकि ये सब चल रहा है बम बना लिया जाएगा। शुभदा चौधरी, ये एक झूठ है जिसको प्रकारांतर से दोहराया जा रहा है या इसमें सच्चाई है, सब्सटेंस है? परमाणु बम बना लिया गया या बना लिया जाएगा? देखिए, पहली चीज है कि IAEA के जो हेड हैं ग्रोसी, उन्होंने ये बोल दिया है कल की नतांज और फोर्डो पे जो भी अटैक हुआ था उसके कारण रेडिएशन लीक ईरान में हो रहा है, और वो ईरान के हायर टेक्नोलॉजी के हेड से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो पा रही है, ये ग्रोसी का कहना है। दूसरा, जहां तक इजराइल की बात करें तो हिब्रू न्यूज़पेपर 1984 में पहली बार छपा था कि ईरान 1 सप्ताह दूर है एटॉमिक बॉम्ब बनाने से। ये इनका हसबरा है। इजराइल दाहिए डॉक्ट्रिन भी फॉलो करता है जो वो लेबनान, बीरूत में फॉलो कर रहा है कि कारपेट बॉम्बिंग करे, मैक्सिमम करे। वहां ईरान क्या करता है? वो सैल्वो डॉक्ट्रिन करता है कि हम छोटे छोटे ड्रोन से सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे। आज के दिन साउथ कोरिया ने बोल दिया है कि यूएस अपनी सारी थार्ड और पेट्रियट मिसाइल्स मिडिल ईस्ट ले रहा है कोरियन पेनिनसुला से, क्योंकि वो 10 दिन से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ। ईरान 90 दिन की तरफ जा सकता है। जहां तक बात है जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ईरान का, अगर बनने वाला था या बन गया है या जो भी था, अयतोल्ला खामेनी ने फतवा लगा के रखा था। अब उनके जाने के बाद IRGC को कोई भी रिफॉर्मर नहीं लेगा हेड।
अब जो भी आएगा वो हार्डकोर कट्टर आईआरजीसी का हेड बनेगा, अयतुल्ला बनेगा, और वो न्यूक्लियर फतवा फॉलो नहीं करेंगे। ये अब एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। और जहां तक बात है, ईरान में 40,000 से ज्यादा नेम्ड माउंटेन्स हैं, जिसमें आपका अल्ब्रोज और जाग्रोस रेंजेस आते हैं। अमेरिका के पास 150 से 200 बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जिसमें सबसे खतरनाक है GBU 57 MOP, लेकिन ये सिर्फ 200 फीट पेनिट्रेट कर सकता है। फोर्डो और बाकी के जगहों पे जितने भी माउंटेन के अंदर जितना भी सेक्रोफेगस या फिर बिल्डिंग हुई है, और 6 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज ईरान के पास हैं, ये 200 फीट के अंदर हैं। तो जहां तक बात रही कि क्या पीट हेग्सेथ ने और ट्रंप ने कल इस बात का जवाब नहीं दिया था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे कि नहीं, उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया था। इनफैक्ट जर्नलिस्ट को डांटा था कल। तो आप बड़ी खतरनाक बात का यहां मेंशन कर रही हैं कि ये GBU और ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन जिसकी बात की जाती है, ये उतनी गहराई तक कैसे पहुंचेंगे, और क्या उतनी गहराई में भी कहीं कोई परमाणु संबंधित रिसर्च या एक्टिविटी चल रही है जिसके बारे में असल में दुनिया को पता नहीं है? प्रोफेसर अमिताभ और जनरल सिन्हा, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपके सामने रख देना चाहता हूं। आपके पास सवालों को लेकर आऊंगा। खामेनेई की मौत का बदला। अब खामेनेई ने अगर फतवा लगाया था, पहले तो ये कि क्या वाकई उन्होंने पूरी इंटेंसिटी के साथ ये फतवा लगाया था, लेकिन उस बीच में खामेनेई की मौत का बदला क्या परमाणु बॉम्ब से ईरान ले सकता है? क्या IRGC के समय जो करो या मरो की स्थिति है, उसमें वो वाकई परमाणु बम अगर वाकई कगार में पहुंच चुका है कि नहीं? क्योंकि 84 से अगर बात हो रही है तो ये फ्लूक है या सच्चाई है, ये आप देखिए। हमलों के बाद नतांज के भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉल में गतिविधियां हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 90% तक एनरिचमेंट संवर्धन में ले जाने में जुटा हुआ है। 60% तक कर चुका था, और कहते हैं कि एक ही कदम उसके बाद रह जाता है 90% करने में, और यूरेनियम का 90% संवर्धन परमाणु बम बनाने का लेवल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने एक गुप्त प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया है, जिसका मकसद है हफ्ते भर के भीतर एक वर्किंग न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करना। ईरान शहाब 3 मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से ये तमाम चीजें पता चल रही। लेकिन जनरल सिन्हा, ये जो ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है कि आप एनरिच करके वहां तक ले जाएं जिससे आप बम बना लें, कहते हैं उसको फिर असेंबल करने के लिए, ये बम बनाने का जो, और उसको वाकई वर्किंग बम बनाने के लिए 1 से 3 साल तक लग जाते हैं। क्या ये वाकई बम बना सकते हैं इस समय? मैं आपको 1998 की बात करता हूं। अमेरिका हमें चाहता था कि हम बॉम्ब नहीं बनाएं या हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हमने उसको कर लिया पोखरान रेंजेस के अंदर में जा करके, और केवल शेल्टर लगा करके पूरी दुनिया हमारे पर आंख लगी हुई थी। यदि ये बनाना चाहें तो कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती है। हाँ, इसके ऊपर में एक ही है कंट्री जो इजराइल है, जो कि लगातार इस चीज़ों को करना चाहता, बनाने ही नहीं देना चाहता है। एक बड़ी बात अभी आपने कही थी कि 6 सिटीज़ हैं, वो तकरीबन 800 मीटर्स डीप इनसाइड हैं। आपने सुना होगा कि GBU बम केवल 200 नहीं, 180, यदि एक आप टेंडम में डालते हैं, वो बहुत प्रिसीजन चाहिए कि एक मारे फिर दूसरा आए, दूसरा मारे सेम जगह में। दैट इज इम्पॉसिबल। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ये साबित हो चुका है कि उन्होंने रीच नहीं किया। गड्ढे आप बता रहे 3 मीटर की हैं, 4 मीटर, इवन उसका जो होता है पेनिट्रेट करता है, वो जाएगा तो इट जस्ट कांट गो टू मोर देन 180 मीटर्स। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से की है। इनकी 6 सिटीज हैं अंडरग्राउंड। तो एक तरफ ये परमाणु, और दूसरा वो परमाणु जो असल में परमाणु नहीं कहलाता, एनर्जी बॉम्ब, होर्मुज को रोकने वाली बात। वहां तो वाटर टनल्स भी कहते हैं कि एक्टिवेटेड हैं, और वहां पर जितने समय तक चाहे ईरान फिलहाल उसको चोक रख सकता है, ये बातें की जा रही हैं। क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है? शनिवार को हमलों की शुरुआत हुई, रक्षा मंत्री तब जो वर्किंग थे वो मारे गए, तो फिर इनको इब्न अल रेजा को प्रभार दिया गया था। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर है कि नए रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं। हमले में माजिद इब्न अल रेजा की मौत हो गई है। सोमवार को ही इनको पद दिया गया था। अब ये मल्टीलेयर अगर बनाया भी गया है और इतनी जल्दी एलिमिनेट हो रहे हैं सारे के सारे, तो ये कितने दिनों तक चलेंगे प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, ये यहाँ पर ना वो हमास मॉडल चल रहा है। हमास मॉडल क्या था, आप सब जानते हैं कि जितने हमास या हिजबुल्लाह मॉडल की जितने भी उनकी टॉप लीडरशिप थे, सबको एलिमिनेट कर देते थे। कोई कमांड कंट्रोल रहता नहीं था, डिस्पर्स हो जाते थे। और यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। हमास का वो मॉडल जिसमें पूरे गजा को ध्वस्त कर दिया गया था, सदर्न लेबनान को ध्वस्त किया जाएगा, कुछ बड़े शहरों को ईरान के भी वो इजराइल कर सकता है, अमेरिका कर सकता है। लेकिन जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हालांकि वो अमेरिका कह रहा है कि उसकी नेवी को तबाह कर दिया गया है, लेकिन अगर उनके जो नेवल ड्रोन्स हैं,
अगर वो सी माइनिंग करें, अगर पॉसिबल हो, तो वो एक बहुत बड़ा एक घटना होगी और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा इस एंटायर वेस्ट एशियन कम्युनिटी के लिए। रही बात न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं कि नहीं, देखिए इजराइल की इंटेलिजेंस, जब खामनेई साहब कहाँ घूम रहे हैं, जब उनको ये पता होता है तो इजराइल को जरूर पता होगा कि इनके बॉम्ब बनाने के साजो सामान और इंजीनियर्स और वो जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो कहाँ हैं, उन पर अटैक जरूर किया होगा। लेकिन जो 400 किलो जो बताया जा रहा था, जनरल सिन्हा पहले भी बता रहे थे कि इनके जो यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम है, वो किसके पास है ये इजराइल भी नहीं बताया है, अमेरिका भी अब तक नहीं बताया है। तो अगर डर्टी बॉम्ब्स बनाना चाहे तो वो बना सकता है, और डर्टी बॉम्ब्स हम सब जानते हैं कि रेडिएशन फैला सकता है कई जगहों तक और उसकी लिमिटेड कैपेसिटी हो, लेकिन रेडिएशन या विकिरण का जो खतरा है इन 400 किलो 60% और उससे ज्यादा के जो यूरेनियम है उनसे ये बहुत बड़ा डेंजर है जो अब तक बना हुआ है। ये जो डर्टी बॉम्ब्स हैं, क्या ये मिसाइल के जरिए इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या फॉर दैट मैटर क्या इजराइल के लिए थ्रेट परसेप्शन बना हुआ है? क्या ये हो सकता है या ये एग्जेजरेटेड है? अभी तक जो वॉर जिस तरफ जा रहा है, क्या उसी तरीके से आगे बढ़ेगा और एक समय डिप्लीट हो चुके होंगे रिसोर्सेस और हिम्मत ईरान की और वो घुटनों पर होगा, या अभी इसका कल्मिनेशन और कोई नाटकीय कल्मिनेशन आना बाकी है? जरा देखिए आईआरजीसी की, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल की धमकी, आईआरजीसी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को धमकी दी गई है, इजराइल के लिए नर्क के द्वार खोलेंगे, आईआरजीसी ने कहा। तो ये बातें क्या साइऑप्स के तहत कही जा रही हैं? वाकई कोई ब्रह्मास्त्र अभी आईआरजीसी के पास बाकी है जिसके बूते ये बातें कही जा रही हैं? अगली खबर देखिए, इजराइल में हमलों का नया दौर, हाइफा और क्रायोट में हवाई हमलों से पहले बज रहे हैं सायरन। यहां एयर रेड सायरन्स लगातार बज रहे हैं। क्रायोट और हाइफा की तस्वीरें यहां पर इजराइल में किस तरीके से लगातार हमले चल रहे हैं और कैसे वहां मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स कई ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो रहे हैं, वो हम तस्वीरों के जरिए आपको यहां दिखा रहे हैं। रॉयटर से ये इस समय की ताजा तस्वीरें, मतलब जब आप ये देख रहे हैं उस समय वो वहां घट रहा है, इस समय इजराइल से आई हुई तस्वीरें। और अगर आप इसमें सुनेंगे नेपथ्य से चीख पुकार की आवाजें भी आ रही हैं। मतलब ये है कि वैसे तो जाहिर है इजराइल का जज्बा जिसके लिए उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन इस तरह की स्थिति में वहां भी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरानी राष्ट्रपति भवन पर बड़ा हमला हुआ है। अगली खबर, ईरानी राष्ट्रपति भवन पर बड़ा हमला हुआ है। सुरक्षा परिषद की बिल्डिंग पर भी हमला हुआ है। आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमले का दावा किया कि हमने इस जगह को टारगेट किया है। अब जरा आगे चलिए क्योंकि वक्त कम है। तेहरान में जबरदस्त धमाके हुए हैं। इजराइल की बमबारी के बाद धमाका हुआ। इजरायली जेट्स यहां लगातार बॉम्ब गिरा रहे हैं और उधर प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है वो भी अगली खबर में देख लीजिए। दक्षिणी लेबनान में घुसी इजराइल की सेना। दक्षिणी लेबनान में भी इजराइल की सेना घुसी। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर कब्जा। बॉर्डर के इलाकों पर आईडीएफ का नियंत्रण। लेबनान के जो सीमावर्ती इलाके हैं जो इजराइल से मिलते हैं वहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस का नियंत्रण हो गया है। ये भी खबर आ चुकी है। अब जरा इधर देखिए अगली खबर, इराक के बेसिस पर क्या चल रहा है। इराक में अमेरिकी बेसिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और एक और बड़ा हमला हुआ है। इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक हुए हैं। अमेरिकी बेस में 3 से ज्यादा धमाके सुने गए हैं। जनरल मेस्टन, क्या यहां पर अमेरिकी सैनिक जो तैनात होंगे उनकी कैजुअलिटी के संदर्भ में अमेरिका को चिंता नहीं है? मिड टर्म इलेक्शन सामने। बिल्कुल, देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है, या प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, अगर कैजुअलिटीज़ बढ़ती हैं अमेरिका पब्लिक बॉडी बैग्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक के सेंटीमेंट्स बहुत हाई हो जाते हैं बॉडी बैग्स में। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रशिया जैसा देश, ईरान जैसा देश, कैजुअलिटीज़ कितनी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका, इजराइल, यहाँ पर कैजुअलिटीज़ होते ही एक पब्लिक सेंटीमेंट्स ओवरनाइट चेंज हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कैजुअलिटीज़ कितनी होती है और कितनी वहाँ पर बॉडी बैग्स जाते हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का बेसिक लक्ष्य रहेगा कि इसको वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, लेकिन वो इनके ऊपर निर्भर नहीं है, वो निर्भर है ईरान के ऊपर कि उसकी कैपेबिलिटी और क्षमता और स्टेइंग पावर कब तक है और वो किस प्रकार अपने एक्शंस लेता रहता है। और जो बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम आपको नरक पे पहुंचा देते हैं, अभी तो बहुत कुछ हमारे पास है, क्रूज मिसाइल्स अभी यूज होना बाकी है, पॉसिबल है। देखिए इनके पास भी बहुत समय था। मैं दोनों पैनलिस्ट से सहमत हूं,
पॉसिबल है कि न्यूक्लियर वेपन किसी भी प्रकार में हो सकता है, चाहे डर्टी वेपन है, वो लास्ट रिजॉर्ट पे यूज किया जा सकता है, और अगर होता है तो वो इजराइल के खिलाफ होगा। लेकिन अगर वो होता है तो फिर काउंटर रिटेलिएटरी स्ट्राइक होगी इजराइल से भी न्यूक्लियर की। ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के, और वो एक आध जनरल के पास ही होगा। है जनरल मेस्टन, जो आप कह रहे हैं दुनिया के लिए बहुत बड़ा अंदेशा है। अगर कंप्लीट न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं भी बना पाए और अगर डर्टी बॉम्ब बना लिया गया जो किसी जगह पर जाकर डेटोनेट किया जाए और वहां रेडिएशन फैला दे, तो ये कितना बड़ा खतरा है उस जगह की आबादी के लिए। क्या दुनिया इस बात को कंसिडरेशन में लेकर भी चल रही है, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड?